प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे चैप्टर खानाबदोश। इस जो कि ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा लिखित यह एक कहानी है जिसका नाम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने खानाबदोश रखा है। पाठ परिचय देखते हैं। इस सामाजिक समस्या प्रधान कहानी के माध्यम से लेखक ने मेहनत मजदूरी करके किसी तरह गुजर बसर कर रहे मजदूर वर्ग के शोषण, यातना तथा समाज की जातिवादी मानसिकता का चित्रण किया है। मजदूर वर्ग मेहनत कर इज्जत से जीना चाहता है, पर उच्च ताकतवर वर्ग ऐसा होने नहीं देता। इस पाठ में बताया गया है कि उच्च वर्ग कैसे मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों के साथ अत्याचार करता है और उनसे जीने भी नहीं देना चाहता। इसको इसके प्रश्न उत्तर करने से पहले हम इसी कहानी को थोड़ा समझते हैं कि इसकी कहानी में है क्या। अब देखिए इसके स्मरणीय बिंदु क्या है। सुकिया और उसकी पत्नी मानो खाने कमाने की इच्छा से गांव देहात छोड़कर शहर आए थे। वे असगर ठेकेदार के भट्ठे पर ईंट पाथने का काम करते थे। यहाँ पर जो पति पत्नी सुकिया और उसकी पत्नी मानो ये भट्ठे पर काम करने आते हैं और भट्ठे पर मोरी का काम सबसे खतरनाक था। उस भट्ठे पर भी हल्के काम भी हैं और डिफिकल्ट काम भी हैं, खतरनाक काम भी हैं। जैसे भट्ठे पर मोरी का काम, ईंटें पकाने के लिए कोयला, बुरादा, लकड़ी और गन्ने की बोली बाली को मोरियों के अंदर डालना होता था। छोटी सी असावधानी मौत का कारण बन सकती थी। भट्ठा मजदूरों को दड़बेनुमा छोटी छोटी झोपड़ियों में रहना पड़ता था। संध्या के समय दिन भर के थके हारे मजदूर रात को दड़बों में घुस जाते थे। सांप और बिच्छू का डर लगा रहता था तथा वातावरण में जंगल का सा सन्नाटा छा जाता था। मानो भट्ठे के माहौल से तालमेल नहीं बिठा पाई थी, इसलिए खाना बनाते समय चूल्हे से आती चिटपिट की आवाज़ों में से उसे अपने मन की दुश्चिंताओं और आकांक्षाओं की आवाज़ें सुनाई देती थी। मानो के मन में शारीरिक शोषण का डर, बात न मानने पर प्रतिकूल व्यवहार की घबराहट थी। एक दिन भट्ठा मालिक मुख्तार सिंह कहीं बाहर चला गया। इसमें भट्ठे का नाम मालिक का नाम क्या बताया गया? मुख्तार सिंह। उसका बेटा सूबे सिंह भट्ठे पर आने लगा। सूबे सिंह के भट्ठे पर आने से भट्ठे का माहौल बदल गया। ठेकेदार असगर उससे डरा डरा रहने लगा। सूबे सिंह अपनी सेवा टहल कराने के बहाने एक मजदूर महेश की पत्नी किसनी का यौन शोषण करने लगा। उसने किसनी को साबुन, कपड़े और ट्रांजिस्टर लाकर दिया। वह किसनी को शहर भी घुमाने ले जाने लगा। किसनी खुश थी। वह सूबे सिंह के साथ अधिक समय व्यतीत करने लगी थी। उसके रंग ढंग में परिवर्तन आ गया था। उसका पति महेश शराब पीने लगा था। उसे देखकर मजदूरों में फुसफुसाहट शुरू हो गई थी। मानो और सुकिया खुश थे क्योंकि भट्ठे पर काम करते हुए उन्होंने कुछ पैसे बचाए थे। भट्ठे पर पकती लाल लाल ईंटों को देखकर मानो खुश थी। वह ज्यादा काम करके ज्यादा रुपए जोड़कर अपना एक पक्का मकान बनाने का सपना देखने लगी थी। एक दिन किसनी के अस्वस्थ होने पर सूबे सिंह ने ठेकेदार असगर के द्वारा मानो को अपने दफ्तर में बुलाया। बुलावे की खबर सुनते ही मानो और सुकिया घबरा गए। वे सूबे सिंह की नीयत भांप गए। मानो इज्जत की जिंदगी जीना चाहती थी। मानो यहाँ पर सुकिया की पत्नी का नाम है। वह किसनी बनना नहीं चाहती थी। उनकी घबराहट देखकर जसदेव मानो के स्थान पर स्वयं सूबे सिंह से मिलने चला गया। सूबे सिंह ने जसदेव को अपशब्द कहे और लात घूंसों से पिटाई कर दी।
सुखिया और मानो उसे झोपड़ी में ले आए। जसदेव के इस अपनेपन के कारण मानो से उसके लिए रोटी बनाकर ले गई, लेकिन ब्राह्मण होने के कारण उसने मानो की बनाई रोटियां नहीं खाई। असगर ठेकेदार जसदेव को सुखिया और मानो के चक्कर में न पड़ने की सलाह देता है। जसदेव का व्यवहार मानो और सुखिया के प्रति बदल जाता है। जसदेव की पिटाई से भट्ठा मजदूरों में भय व्याप्त फैल जाता है। सूबे सिंह की हिदायत पर असगर ठेकेदार सुखिया और मानो को तरह तरह से परेशान करने लगा। उसने सुखिया से ईंट पाथने का साँचा ले लिया और मोरी का काम दे दिया। एक सुबह मानो ने अपनी ईंट पाथने की जगह पर सारी ईंटें टूटी हुई देखी। वह दहाड़े मारकर रोने लगी। आवाज सुनकर सुखिया वहां आया और टूटी ईंटें देखकर हक्का बक्का रह गया। असगर ठेकेदार ने टूटी ईंटों की मजदूरी देने से साफ इनकार कर दिया। ये ईंटें उनकी असगर ठेकेदार ने सुखदेव के कहने पर तोड़ दी, क्योंकि ताकि इनको परेशान किया जा सके। सुखिया सारी बात समझ गया और मानो को हाथ पकड़कर बोला कि ये लोग हमारा घर नहीं बनने देंगे। वे लोग भट्ठे को छोड़कर खाना बदोश की तरह किसी अनजान स्थान की ओर चल पड़े। अब इनके हम प्रश्न उत्तरों को देखते हैं। खाना बदोश जो चैप्टर है, इसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि। पहले प्रश्न में देखिए, जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन कैसे बीता। जसदेव की पिटाई के बाद मजदूरों का समूचा दिन दहशत तथा अदृश्य डर में बीता था। सभी इस डर में जी रहे थे कि न जाने कब सूबे सिंह आएगा और फिर मार पिटाई का दौर चल पड़ेगा। प्रश्न 2 में देखिए, ईंटों को जोड़कर चूल्हे में जलती लकड़ियां की चिटपिट जैसे मन में पसरी दुश्चिंताओं और तकलीफों की प्रतिध्वनियां थी, जहां सब अनिश्चित था। इस वाक्य में जो मानव की मन स्थिति है उसको उजागर करता है। यह वाक्य मानव के मन की दुविधाग्रस्त तथा कष्ट की स्थिति को दर्शाता है। मानव सदैव अपने भविष्य के लिए चिंतित रहती थी। वह सदैव अनिश्चितता, कष्ट तथा तकलीफों के बारे में सोचती थी। ये बात उसके मन में विद्यमान थी। जैसे जलती लकड़ियों के मध्य चिटपिट की आवाज होती है, वैसे ही उसके मन में उठने वाली अनिश्चितता, कष्ट तथा तकलीफें धीरे धीरे उभरती रहती थी। ये सभी उसके मन में छोटे रूप में विद्यमान थी। वे अभी ज्वाला का रूप धारण नहीं कर पाई थी। प्रश्न 3 में देखिए, जैसा आपने कहानी में बताया कि मानो अभी तक भट्टी की जिंदगी में तालमेल क्यों नहीं बिठा पाई थी। मानो एक किसान परिवार से थी। वह पहले अपने मालिक स्वयं थे, अपने लिए कमाते थे, किसी के पास मजदूरी नहीं करते थे। बदहवाली के कारण उसे गांव को छोड़कर भट्टे के काम पर काम करने के लिए आना पड़ा था। अपने पति सुखिया के कारण उसे भट्टे में काम करना पड़ रहा था। भट्टे का माहौल उसे पसंद नहीं था। शाम ढलते ही वहां का वातावरण काट खाने को आ रहा हो ऐसा लगता था। वह इस माहौल में घबराने लगती थी। यही कारण था कि यहाँ के जीवन से संबंध स्थापित नहीं कर पा रही थी। प्रश्न 4 में आप देखेंगे कि जो प्रश्न 4 का उत्तर आप लिखेंगे, खुद के हाथ से पथी ईंटों का रंग बदला हुआ देखकर मानो के मन में इन्हीं पक्की ईंटों के घर बनाने का ख्याल आया। जब वो ईंटों का लाल रंग देखती है तो वो देखती है, सोचे कि क्यों ना हमारा भी पक्का मकान हो। यह सोचकर उसे नींद नहीं आ रही थी। अब वह भी चाहती थी ऐसी ही पक्की ईंटों से उसका अपना छोटा सा घर हो। सुबह जब मानो ने उसे उठाया तो उससे चुप न रह गया। मानो, क्या हम इन
पक्की ईंटों से अपने लिए घर बना सकते हैं? मानो ने सुखिया से पूछा। सुखिया हैरान पूर्वक, पगली, 2-4 पैसे से पक्की ईंटों का घर नहीं बनता है। इसके लिए हमें बहुत सा पैसा चाहिए। मानो बोल से, दूसरों के लिए जब हम ईंटें बनाते हैं तो अपने लिए भी ईंटें बना सकते हैं। सुखिया, हम भट्ठे के मालिक के लिए काम करते हैं, ये सब ईंटें उसकी हैं। ये जो वार्तालाप उनके बीच में होती है उसका इसमें जिक्र किया कि दोनों को जैसे उद्देश्य मिल गया हो कि अब हम बहुत ज़्यादा काम करेंगे और जल्दी ही अपना घर पक्की ईंटों का बनाएंगे। असगर ठेकेदार के साथ जसदेव को आता देख सूबे सिंह क्यों बिफर पड़ा और जसदेव का मारने का क्या कारण था? सूबे सिंह की मानो पर बुरी नजर थी, अतः उसने असगर ठेकेदार को मानो के लिए कहा। जब असगर ठेकेदार ने बात मानो और सुखिया को कही तो सुखिया क्रोधित हो उठा। सीधी भागकर जसदेव ने फैसला किया कि वह मानो के स्थान पर सूबे सिंह के पास जाएगा। जब सूबे सिंह ने देखा कि मानो नहीं आई है, उसके स्थान पर जसदेव आया है, तो वह बिफर पड़ा। मानो सारा गुस्सा उसने जसदेव पर निकाल दिया। उसने जसदेव को बहुत बुरी तरह मारा। ये पंक्ति देखिए कि सुखिया ने मानो की आंखों में तेज अंधड़ों को देखा, उनकी किरकिराहट अपने अंतर्मन में महसूस की। सपनों का टूट जाने की बात यहाँ पर कर रहा है। इस संदर्भ में यहाँ पर हमें लिखना है, इसकी हमें व्याख्या आशय स्पष्ट करने को कहा गया है। ये प्रस्तुत पंक्तियां यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा है, खानाबदोश रचना से ली गई है। मानो और सुखिया सब भुलाकर अपना पक्का घर बनाने के सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। सूबे सिंह के गंदे इरादे उनकी राह में रोड़े अटकाना आरंभ कर देते हैं। वह किसी भी कीमत में मानो को हासिल करना चाहता है, अतः वह दोनों पति पत्नी को परेशान करने के लिए नए नए बहाने ढूंढता है। आखिर एक दिन वह उनकी हिम्मत तोड़ने के में सफल हो जाता है। और उनकी वही जब ईंटें तोड़ देता है बनाई हुई, तो उसका वह समझ जाता है कि यदि वह यहाँ से नहीं गया तो जो आगे होगा वह उचित नहीं होगा। इसलिए दोनों फैसला करते हैं कि भट्ठा छोड़कर चले जाएं। खाना 7वें प्रश्न देखिए, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की किन समस्याओं को रेखांकित किया? उस समय में जो समस्याएं थी और जो आज समस्याएं थी वो किस प्रकार से भिन्न हैं या अलग हैं या एक जैसी हैं? देखिए, खानाबदोश कहानी में आज के समाज की निम्नलिखित समस्याओं को रेखांकित किया गया है। किसानों का जीविका चलाने के लिए गांवों से पलायन, मजदूरों का शोषण तथा नरकीय जीवन, जातिवाद तथा भेदभाव भरा जीवन, स्त्रियों का शोषण। ये समस्याएं पहले भी थी और आज भी हैं। लेखक ने प्रस्तुत कहानी में सुखिया और माने के माध्यम से निम्नलिखित स्थानों को में समक्ष रखा है। ऐसे दो पात्रों की कहानी है जो भेड़चाल में जीवन नहीं बिताना चाहते। वे समझौता नहीं करते हैं, अपनी मेहनत पर विश्वास करते हैं और समाज के ठेकेदारों को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। वे अपनी शर्तों पर जीने के लिए कष्टों तक को गले लगाने से नहीं चूकते हैं। अब 8वें प्रश्न देखिए, सुखिया ने जो कथन कहा, चल ये लोग हमारा घर न बढ़ने देंगे, पर कहानी की मूल संवेदना यहाँ पर स्पष्ट हुई है। तो इस मूल संवेदना में क्या है आप देखिए। इस कथन से सुखिया तथा मानो जैसे लोगों की शोषण भरी जिंदगी का पता चलता है। उन लोगों को पूंजीपतियों के हाथों शोषण का शिकार होना पड़ता है। पूंजीपति वर्ग उन्हें पैसे के जोर पर अपने हाथों की कठपुतलियां बनाकर रखना चाहता है। सूबे सिंह जैसे लोग सुखिया तथा मानो जैसे लोगों को चैन से जीने नहीं देते। एक मजदूर के पास यह अधिकार नहीं होता है कि वह अपने अनुसार जीवन जी सके। वे उनके लिए वे इनके हाथों सदैव से प्रताड़ित होते रहे। इन्हें या तो पूंजीपतियों की नाजायज मांगों के आगे घुटने टेकने पड़ते हैं या फिर खानाबदोश के समान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ता है। सुखिया कथन मजदूरों की इसी संवेदना को प्रकट करता है। यहाँ पर आपसे व्याख्याएं पूछी गई हैं
जो कि आपको व्याख्या वाले पार्ट में समझाई जाए। इस प्रकार से आपके 9% कंप्लीट हो गए हैं। और ये 10वां प्रश्न देखिए, इसमें सह व्याख्या पूछी गई है। सह व्याख्या में आपको पता है 3 चीज़ें लिखनी होती हैं। प्रसंग और संदर्भ को आप इकट्ठा भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, और फिर व्याख्या एंड विशेष, ये आपको प्रश्न व्याख्या वाले पार्ट में समझा दिया जाएगा। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।